नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि प्यारे साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं निःशुल्क टेस्ट पेपर, कलाम कोचिंग क्लासेज, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज, क्वालिटी एजुकेशन के और CCI कोचिंग बाड़मेर के हमें निःशुल्क ऑफलाइन जो टेस्ट पेपर होते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कलाम कोचिंग क्लासेज का माइनर टेस्ट 6 नंबर। जी हां दोस्तों, पटवार एग्जाम की तैयारी शानदार, जानदार और मजेदार करने के लिए यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और आज हम माइनर टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं और इससे पहले हम इस प्रकार 12 टेस्ट कर चुके हैं और आज हमारा 13 नंबर टेस्ट रहने वाला है। प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, अगर आपने वो 12 मॉडल पेपर कह दीजिए या 12 टेस्ट पेपर कह दीजिए नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम 13वां स्टार्ट करने जा रहे हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। पहले क्वेश्चन पर चलेंगे और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले किसके क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो देखिए ये एक पेज प्यारे विद्यार्थियों आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, बाकी सभी पेज आपको एकदम अच्छे तरीके से दिखाई देंगे आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है क्या है, किस संधि के तहत मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। ऐसी कौन सी संधि थी जिसमें क्या किया गया, मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। यह हमें बताना है, क्या वो इलाहाबाद की संधि थी या वो सालबाई की संधि थी या सूरत की संधि थी या देवगांव की संधि थी। आ गए ना आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन। कल आप कह रहे थे कि सर अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाइए, लीजिए प्यारे विद्यार्थियों अच्छे लेवल के क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इलाहाबाद की संधि। अब बात आती है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, यही तो बात आती है ना, इलाहाबाद की संधि कब होती है, सालबाई की संधि कब होती है, सूरत की संधि कब होती है और देवगांव की संधि कब होती है, यह भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इलाहाबाद की संधि की सबसे पहले हम बात करें तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त को। कब हुई, 16 अगस्त, और सन आपको याद रखनी है 1765। 16 अगस्त 1765 को क्या हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन से युद्ध के बाद हुई, तो देखिए आप सभी को पता है कि 23 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य होता है, बक्सर का युद्ध होता है संयुक्त सेना और किन के मध्य है, संयुक्त आर्मी कह दीजिए या संयुक्त सेना और किन के मध्य होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। संयुक्त सेना में कौन कौन थे, बंगाल के तो कौन थे, मीर कासिम थे, बंगाल के कौन थे, मीर कासिम। और मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम थे। और अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला थे। कौन थे, सुजाउद्दौला थे यहां पर संयुक्त सेना में। इधर कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इलाहाबाद की संधि होती है। कब होती है इलाहाबाद की संधि, 16 अगस्त 1765 को होती है। किन के मध्य होती है, तो ये होती है शाह आलम है। और किन के मध्य होती है, शाह आलम और क्लाइव के मध्य होती है, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये संधि होती है। कौन सी संधि, इलाहाबाद की संधि। अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले कि इलाहाबाद की संधि किन के मध्य हुई, कौन से युद्ध के बाद हुई, कब हुई थी, तो आप बता दोगे ना। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार।
अब एग्जामिनर आपको ये 4 संधियां दे दे और आपको कहे कि इन्हें क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये 4 संधि दे दे और कह दे कि इन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पिछले वाले पटवार एग्जाम 2021 में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, ये अभी आपको बताया है कि इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। और साल बाई की संधि कब होती है, साल बाई की संधि होती है साल बाई 17 मई 1782 को। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि होती है। सूरत की संधि होती है 1775 में। और देवगांव की संधि कब होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये होती है हमारी 1803 में। 1803 17 दिसंबर 1803 को होती है। तो इनमें सबसे पहली संधि कौन सी आ गई, सबसे पहले इलाहाबाद की संधि आ जाएगी। उसके बाद कौन सी संधि होती है, उसके बाद यहां पर सूरत की संधि आ जाएगी कालक्रम के अनुसार। और उसके बाद हमारी सालबाई की संधि आ जाएगी। और उसके बाद हमारी 4 नंबर पर देवगांव की संधि आ जाएगी। अगर कालक्रम के अनुसार आपसे पूछे तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि 1 नंबर पर इलाहाबाद, 2 नंबर पे सूरत, 3 नंबर पर हमारी सालबाई और 4 नंबर पर देवगांव। लेकिन हमें तो क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, कौन सी संधि, तो इलाहाबाद की संधि आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है 49 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी यानी डलहौजी है ने किस रियासत के बारे में कहा कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये गिलास फल है ना, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी ने ऐसी कौन सी रियासत के बारे में कहा था, क्या सतारा के बारे में कहा, झांसी के बारे में कहा, या अवध के बारे में कहा, या तंजौर के बारे में कहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों डलहौजी क्या लेकर आए थे, हड़प नीति लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे डलहौजी, डलहौजी हड़प नीति लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, हड़प नीति लेकर आए थे डलहौजी। और हड़प नीति के अनुसार यहां पर सतारा ने कब इसके साथ संधि कर ली, 1848 में कर ली थी। झांसी ने कब कर ली थी, 1853 में की थी। झांसी ने 1853 में की थी। और अवध ने कब की थी, 1856 में की थी। 1856 में अवध ने की थी। और सहायक संधि कौन लेकर आए थे, सहायक संधि कौन लेकर आए थे, सहायक कौन है, तो जो घर पर बेला बैठा होगा वही लेकर आएगा, यानी वेलेजली। कौन लेकर आए थे, वेलेजली लेकर आए थे सहायक संधि। और सहायक संधि करने वाले में से हैदराबाद आ जाएगा यहां पर सबसे पहले। कब की थी हैदराबाद ने, 1798 में की थी, 1798 में की थी। और मैसूर और तंजौर, कौन सा, मैसूर हो गया एक तो, और एक हो गया तंजौर। कौन सा हो गया, तंजौर। इन्होंने कब की, 1799 में सहायक संधि की थी। और यहां पर तंजौर आ गया 1799 में। और अवध ने सहायक संधि कब की थी, 1801 में की थी। सहायक संधि 1801 में की। हो गया ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, अवध आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसके बारे में डलहौजी ने कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, ये बात कही थी अवध के बारे में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50, हमें दे रखा है कि रेतबाड़ी, कौन सी व्यवस्था, रेतबाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। और हमें क्या बताना है दोस्तों, असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है दोस्तों, असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले देखिए रेतबाड़ी व्यवस्था के बारे में कि इसके प्रतिपादक टॉमस मुनरो थे। कौन थे, टॉमस मुनरो थे। क्या ये बात सही दे रखी है, जी श्रीमान ये बात सही दे रखी है, यानी ये तो क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। फिर देखिए इस व्यवस्था को सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने पंजाब क्षेत्र में लागू किया। सबसे पहले कहां पर लागू किया, पंजाब क्षेत्र में लागू किया। क्या ये बात सही कह रखी है, नहीं गुरुदेव ये बात तो गलत कह रखी है, यानी ये क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, असत्य। और हमें यही तो पूछा है ना कि असत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हमें असत्य दे रखा है। और देखिए यह ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। बिल्कुल सही है, यह बात भी सही है।
इस व्यवस्था में जमीन धारक किसानों को ही क्या बनाया गया था, भूस्वामी माना गया था। बिल्कुल सही है, यह बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इसी प्रकार टेस्ट करना चाहते हैं ना, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो नेक्स्ट टेस्ट नहीं आएगा। दोस्तों, लाइक जरूर किया करें और कमेंट करके भी जरूर बताया करें कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, कहां पर कमी रह गई, मेरे से कोई क्वेश्चन गलत बता दिया गया है मेरे द्वारा, तो वो भी कमेंट करके बताया करो कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, भाई ये क्वेश्चन आपने गलत बता दिया, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 51, नील आयोग का गठन। नील आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? और नील आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? जब नील विद्रोह हुआ था उसके उपलक्ष्य में नील आयोग का गठन किया गया और 1860 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सिंटियर ने की थी। सिंटियर ने की थी। किसने की थी? सिंटियर ने की थी। सिंटनियर ने की थी। तो यहां पर देखिए WS सीटन ने, होल्ट मैकिंजी ने, या कार्नवालिस ने, या यहां पर वोल्टेयर दे रखा है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो अब की बार हमें क्या दिलाएगा? सरकारी नौकरी दिलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? लीजिए क्वेश्चन नंबर 52, पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हां दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न में से असत्य कथन चुनिए। क्या चुनना है हमें? असत्य कथन का चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है? असत्य कथन का। यानी इसमें हमें 3 तो सत्य दे रखे हैं और एक हमें असत्य दे रखा है, तो चुन लीजिए असत्य। सबसे पहले देखिए, यह क्या है? यह लॉर्ड लिटन, कौन? लिटन के द्वारा लाया गया था। लिटन के द्वारा, बिल्कुल सही है। क्या लाया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। फिर देखिए, इसे गलगोंटू एक्ट भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस एक्ट द्वारा प्रतिबंधित प्रथम समाचार पत्र सोम प्रकाश था, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, इस एक्ट में स्थानीय भाषी समाचार पत्रों के विकास पर बल दिया गया। विकास पर क्या दिया गया? बल दिया गया था। क्या दोस्तों? नहीं दिया गया। यहां पर हम कह रहे हैं गलगोटू एक्ट था, यहां पर कह रहे हैं प्रतिबंधित, तो यहां पर कह रहे हैं विकास पर बल दिया गया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। सर कितने क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री के? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज माइनर टेस्ट हम 6 नंबर कर रहे हैं, तो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आज ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? ज्यादा, क्योंकि इससे पहले जो माइनर टेस्ट आपको मैंने कराए हैं वहां पर आपको राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, और वहां आपको ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले थे। तो आज आपको इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन जियोग्राफी के, कंप्यूटर के ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपने पहले वो माइनर टेस्ट नहीं लगाए हैं तो जाकर वो क्लास भी लगा लीजिए दोस्तों। माइनर टेस्ट हम करवा चुका हूं, CCI कोचिंग के करवा चुका हूं। इस प्रकार 12 कर चुके हैं ना, आज 13वां चल रहा है। 12 कर चुके हैं, तो बहुत सिलेबस आपको करवा रखा है। और जैसे ही हमारे ऐसे रहेंगे, क्या 10 दिन रहे हैं, पटवार एग्जाम के 15 दिन रहे हैं, तो संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर आ जाएंगे। तो देखिए यहां पर हमें क्या दे रखा है कि सुमलित नहीं है, बस इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए बार बार। सुमलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ हमें क्या दे रखा है? समाचार पत्र दे रखा है, एक तरफ संपादक दे रखे। यानी यहां पर एग्जामिनर ने हमें जोड़ियां तो बनाकर दे दी, लेकिन एक जोड़ी गलत बनाकर दे दी। वही जोड़ी हमें पहचाननी है कि ऐसी कौन सी जोड़ी है जो एकदम फिट नहीं बैठ रही। तो देखिए, संवाद कुमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। क्या सही है? जी श्रीमान, एकदम सही दे रखा है। फिर देखिए, द सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डांगे। क्या एकदम सही है? जी गुरुदेव, एकदम सही दे रखा है, ये भी एकदम सही है। फिर देखिए, बंदी जीवन। क्या दे रखा है आगे हमें? बंदी जीवन दे रखा है। क्या दे रखा है? बंदी जीवन हमें दे रखा है। और बंदी जीवन प्यारे विद्यार्थियों पी अनवापट के द्वारा नहीं, इसका संपादक पी अनवापट के द्वारा नहीं किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था इसका? तो सचिन
क्या, किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ के द्वारा। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सयान के द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था, इसका संपादक किया गया था। और फिर देखिए अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमें सुमलित नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलें, क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन नंबर 54? देखिए निम्न में से ज्योतिबा फुले की रचना है, ज्योतिबा फुले की रचना कौन सी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो बता दीजिए। नंबर 1 काश्तकार की चाबुक, पहला ही सही हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दे रखे हैं, उन पर करना है विचार, तो कर लीजिए विचार। तो देखिए हरिदास ठाकुर ने चांडाल काश्तकारों के उत्थान हेतु मतुआ पंथ चलाया था। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना आज तो कमेंट नहीं करोगे ना कि सर अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, और उससे भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए ना प्यारे विद्यार्थियों, तो मेन एग्जाम में देख लेना, इससे अच्छे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। आपको मैं इजी क्वेश्चन भी करवा रहा हूं ना, इजी क्वेश्चन। सीसीआई कोचिंग में इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिला था पेपर, इजी टू मॉडरेट। और कलाम कोचिंग क्लासेज में इजी तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो भूल ही जाइए, यहां पर आपको मॉडरेट टू यहां पर क्या मिलेगा, टफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन टफ ही है, ये क्वेश्चन किसी को आता है तो प्यारे विद्यार्थियों देख लो, ये क्वेश्चन टफ ही मान के चलिए। ये क्वेश्चन चांडाल काश्तकारों के उत्थान हेतु मतुआ पंथ चलाया था, बिल्कुल सही है जी। किसने चलाया था? हरिदास ठाकुर ने चलाया था। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसी को इजी बनाकर कि मतुआ पंथ किसने चलाया था, तो हरिदास ठाकुर ने चलाया, ये बात एकदम सही है। फिर देखिए बेगम रुकैया खालात हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम बालिका शिक्षा हेतु क्या खोले थे, स्कूल खोले थे, एकदम सही बात है जी, एकदम सही बात है। फिर देखिए रामास्वामी नायकर पेरियार ने अछूतों को द्रविड़ संस्कृति का असल वाहक माना है। असल वाहक माना है किनको? अछूतों को क्या माना? द्रविड़ संस्कृति का असल वाहक माना। किसने माना? रामास्वामी नायकर पेरियार ने। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी, यानी ये हमारा पहला ऐसा क्वेश्चन आया है कलाम कोचिंग क्लास में जिसमें सभी क्या दे रखे, हमें सत्य दे रखे हैं। सभी क्या दे रखे हैं? सत्य दे रखे हैं, यानी इसका राइट आंसर वही होगा जिसमें 1 2 3 हो। और हमें यही तो बताना था ना कि सत्य कथन कौन से हैं, सत्य कथन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या है क्वेश्चन नंबर 56? निम्न में से किसने समानता और जातिवादी की समाप्ति पर हिंदू समाज के पुनर्गठन की मांग की थी? बिल्कुल सही है जी। क्या कहा था कि समानता और जातिवाद को समाप्त कर दो और हिंदू समाज का पुनर्गठन कर दो। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कल ये बात मैंने आपको बताई थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसका गठन कब होता है ये भी बताया। 1946 में होता है गठन। कब होता है? अगस्त 1946 में होता है। और अध्यक्ष इनको 30 तारीख को बनाया जाता है, ये आपको कल बताया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्या है? देखिए निम्न में से सही सुमलित नहीं है। देख लीजिए इंडियन हिस्ट्री के आज क्वेश्चन कहां तक चलेंगे, लगभग ये क्वेश्चन चलेंगे 69 तक, यानी आज हमारे लगभग 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपको इंडियन जियोग्राफी है शायद, मेरे हिसाब से पूरा देखा नहीं, इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद शायद हो सकता है इंग्लिश के क्वेश्चन है या हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी में एक के मिलेंगे आगे। तो ये हमारा आज माइनर टेस्ट 6 रहने वाला है। तो देखिए ठगों का दमन है, ठगों का दमन विलियम बेंटिंक, बिल्कुल सही है जी।
फिर क्या दे रखा है हमें, दास प्रथा की समाप्ति, एलन बरो, बिल्कुल सही है, एलन बरो, बरो दास प्रथा की समाप्ति। नरबली हार्ड था, नरबली कितनी हार्ड थी प्यारे साथियों, यानी हार्डिंग, ठीक है। कन्यावध कैसे, कन्या कैनिंग आएगा यहां पर, ये गलत देर का, और पूछा हमें क्या था ये तो हमने देखा ही नहीं, फिर भी आंसर कर दिया। तो देखिए सुमलित नहीं है ये पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सुमलित नहीं है। कैसे कन्यावध, कैसे कैनिंग नहीं, बेंटिंग आएगा, कै लास्ट में आएगा दोस्तों। यहां पर कैसे कन्या, कैसे कोटा आएगा। राजस्थान में कोटा ने सबसे पहले क्या की थी, यहां पर कन्यावध पर रोके लगाई थी कोटा रियासत ने। उसके बाद बूंदी रियासत आ जाती है, और ये बेंटिंग के समय की बात है, बेंटिंग के समय की बात है। और सती प्रथा भी प्यारे साथियों बेंटिंग के समय की बात है, 1829, याद है ना सती प्रथा वाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ये तो सबने पढ़ रखा होगा कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था किसे माना जाता है। तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था किसे माना जाता है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा यहां पर लैंड होल्डर सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इंडियन लीग के संस्थापक थे, कौन थे इंडियन लीग के संस्थापक। दादाभाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष या केटी तेलंग। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लीजिए ना विचार। होम रूल आंदोलन एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था, एनी बेसेंट के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चलाया गया था, यह बौद्धिक प्रचार आंदोलन था, बिल्कुल सही है जी। एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अड़ियार में यानी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, यानी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तिलक करत यानी तिलक जी के द्वारा जो होम रूल लीग का स्वरूप था वो अखिल भारतीय था, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछा क्या है, हमें सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2 जिस ऑप्शन में दे रखे हो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और 1 और 2 हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्या है, नासिक षड्यंत्र केस। क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, और इनमें कौन कौन थे ये भी बता चुका हूं। नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है, नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है, जो 1909 में हुआ था। तो अनंत लक्ष्मण कारे जी है जी, इससे संबंधित है। करशन जी गोपाल है जी, विनायक नारायण देश पांडे है जी, लेकिन हेमचंद्र कानूनगो नहीं है दोस्तों। नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 62, क्या है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस दिन केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका था। केंद्रीय विधानमंडल पर क्या फेंका था, बम फेंका था। तो कब फेंका था दोस्तों, 8 अप्रैल। ओहो यह क्वेश्चन देखिए, 8 जून, लेकिन हमें तो पता है कि 1929 में तो 2 ऑप्शन ये कट गए, तो ये बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को क्या फेंके थे, विधानमंडल में बम फेंका था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या बताना है दोस्तों, यहां पर दे रखा है रोलेट एक्ट के बारे में, और उसके बारे में असत्य कथन बताना है। क्या बताना है दोस्तों, असत्य कथन बताना है। क्या बताना है, असत्य। तो देख लीजिए कौन सा है, गांधी जी ने इसे शैतान की करतूत बताया, शैतान की करतूत बताया, बिल्कुल सही है जी। इसके तहत सरकार असीमित समय तक राजनीतिक कैदियों को नजरबंद कर सकती थी, ये असत्य हो गया जी। ये क्या हो गया, असत्य हो गया। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, बिल्कुल सही है। और यह एक्ट सर सिडनी रोलेट
सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर लाया गया, ये भी सही है। रोलेट की अध्यक्षता में लाया गया, बिल्कुल सही है। पहला अखिल भारतीय आंदोलन रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। शैतान की इसे करतूत कहा जाता है रोलेट एक्ट को, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हमें असत्य दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में असहयोग आंदोलन के समर्थक में वन सत्याग्रह अथवा गोडेम विद्रोह के नेतृत्व चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था दोस्तों? ये मैंने आपको असहयोग आंदोलन जब क्वेश्चन करवाया था, मेरे हिसाब में माइनर टेस्ट हमने किया था, वो 3 नंबर किया था या 4 नंबर किया था, 3 या 4 में हमने ये असहयोग आंदोलन पढ़ा था, और वहां पर मैंने आपको बताया था। कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। कौन थे दोस्तों? अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, यहां पर क्या देर का हमें देर का 65 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। कर लीजिए ना दोस्तों विचार। भारत के उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण को विरोध कर प्रथम सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया था, बिल्कुल सही है जी। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपने पत्र यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से वायसराय के समक्ष क्या 11 सूत्री मांग रखी थी, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज तो अलग ही हो गया प्यारे विद्यार्थियों, कलाम कोचिंग क्लास के इस टेस्ट में दोनों कथन सत्य, तीनों कथन सत्य इस प्रकार आ रहे हैं। वैसे तो आरपीएससी के समान आता है, आरपीएससी कभी भी ऐसे नहीं देती ऑप्शन सभी सत्य है सभी असत्य, इस प्रकार तो एक तो उसमें गलत पाएगा ही पाएगा, और वो भी ज्यादा कर सन वाली में गलत पाता है आरपीएससी में। तो देखिए, निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 आएगा, ये लीजिए। एकमात्र ऑप्शन हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। ये पता 1942 1946, ये 1940 है। लिन लिथगो, अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे दोस्तों, ये आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 मेरे हिसाब से अंतिम क्वेश्चन है ये, उसके बाद नहीं, अंतिम क्वेश्चन हमारा ये 69 रहेगा, उसके बाद कंप्यूटर आएगा, उसके बाद कंप्यूटर आएगा। क्या है यहां पर देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? 67 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, मौलवी अहमदुल्ला शाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलवी अहमदुल्ला शाह के, तो देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया। मोहम्मद अहमदुल्ला शाह का डंका शाह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है जी। ये तो इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार। 2-3 तो सही है। चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया, ठीक है जी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी 1 2 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये लीजिए, आज तो प्यारे विद्यार्थियों वर्षा होने वाली है, क्योंकि कलाम कोचिंग क्लासेस में ऐसा हो गया ना, तो वर्षा होने वाली है, ये मान के चलिए। क्या 68 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र पंचन नामक पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा इन मेमोरियल। क्या आ जाएगा? इन मेमोरियल नहीं है। कैनिंग का दया भाव है, न्याय है, बंगाल टाइगर से ब्रिटिश का प्रतिशोध है, लेकिन इन मेमोरियल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दे रखा है? 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे भी और है क्या कथन? आगे नहीं है, बस इतने ही है, 3 ही दे रखे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, देखिए वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहां पर है? न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। कब की गई? 1896 में की गई, यानी सही है। एक क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन है, एक ऑप्शन में ही देखिए कितने क्वेश्चन है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहां पर की गई? न्यूयॉर्क में की गई। कब की गई? 1896 में की गई। वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। फिर देखिए आगे, स्वामी विवेकानंद जी ने 1900 ईस्वी में पेरिस धर्म संसद में भाग लिया था, बिल्कुल सही है जी। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के लोगों को रसोई
घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकालने का आह्वान किया। बिल्कुल सही है। यहां पर भी तीनों कथन क्या है, सही है। तीनों कथन क्या है, सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थी हमारी इंडियन हिस्ट्री प्यारे विद्यार्थियों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज हमने क्वेश्चन किए, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर इस लेवल का पेपर आता है जो कह रहे हैं ना 80% कट ऑफ जाएगी, तो प्यारे विद्यार्थियों लगभग चली जाएगी वो 70% ही कट ऑफ। 70% के आर बार ही चली जाएगी फिर तो कट ऑफ मेरे हिसाब से इतने के आर बार रह जाएगी, और या इससे कम भी रह सकती है, 65 भी रह सकती है। इस प्रकार का पेपर आ गया तो ये देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक है कर्नेल एवं हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। कर्नेल और हार्डवेयर के साथ, कर्नेल और हार्डवेयर के साथ क्या वो डिवाइस ड्राइवर है या प्रोसेसर है, सेल है या रजिस्टर है? तो कौन सा हो जाएगा यहां पर आंसर हमारा? सेल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, जो कर्नेल और हार्डवेयर के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से सॉरी दोस्तों, बच गई क्लास, बच गई दोस्तों। अभी यहां पर रुक जाती, क्योंकि यहां पर मैं क्लिक कर देता, देखिए जहां पर रोकने वाली है वहां पर सबमिट हो जाती क्लास, अभी कहते हैं वो। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से अधिक अनुप्रयोग करने की विशेषता क्या कहलाती है? टाइमिंग। देखिए एक से अधिक अनुप्रयोग है वहां पर, इधर जाकर देखिए एक से अधिक अनुप्रयोग क्या कह रहा है? एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर देखिए मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर मल्टीटास्किंग आएगा या फिर मल्टी प्रोसेसिंग आएगा? क्या आएगा दोस्तों? यहां पर आ जाएगा मल्टीटास्किंग। क्या आ जाएगा? टास्क दिया गया, एक से अधिक अनुप्रयोग है यानी टास्क दिए जा रहे हैं, यानी कार्य करने को किया जा रहा है, तो मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, विंडोज। डेस्कटॉप बताना है हमें, तो क्या बताना है? डेस्कटॉप बताना है, तो वो आ जाएगा एंड्रॉइड। क्या आ जाएगा? एंड्रॉइड आ जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रॉइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए निम्न में से ओपन सोर्स, यानी ओपन है, सभी के लिए ओपन है, यानी ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। क्या है? लिनक्स आ जाएगा यहां पर, यानी लक्स साबुन लगाते हैं ना हम, सभी के लिए ओपन होती है ना, कोई लगा लो चाहे। ऐसे थोड़ी है कोई लड़की लगाएगी, लड़का लगाएगा, खूबसूरत लगाएगा, बदसूरत नहीं लगाएगा, ऐसे थोड़ी है। लक्स यानी लिनक्स ओपन है, बस ओपन खुली है एकदम। ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक है, एमएस वर्ड भी टॉपिक है इसमें। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? प्रशासनिक उपकरणों को रखता है, टूल बार रखता है, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कंट्रोल पैनल। क्या करता है ये? क्या करता है? प्रशासनिक उपकरणों को रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, सबको आता है, ये तो सबको आता है, और ये नहीं आता ना तो मान के चलिए प्यारे विद्यार्थियों आपकी तैयारी बहुत कम है, तैयारी बहुत कम है। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दृश्य हाशिए यानी ऊपर कहते हैं ना हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है दोस्तों, हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है, ये हमें बताना है। हाशिए एंड रूलर्स को दर्शाता है, ये हमें बताना है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पेज लेआउट व्यू क्या करेगा? हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस ऑफिस में कौन सा पैराग्राफ संरेखण
का विकल्प नहीं है। अलाइनमेंट पूछा है में तो लेफ्ट अलाइनमेंट भी होता है, राइट अलाइनमेंट भी होता है, जस्टिफाई भी होता है, लेकिन प्रो अलाइनमेंट हमारा नहीं होता, प्रो अलाइनमेंट हमारा नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल प्लस में अल हो जाएगा, इसकी कंट्रोल प्लस में आर हो जाएगा और इसकी कंट्रोल प्लस में क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और टोटल कितने जस्टिफाई होते हैं, संरेखण होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो और 4 प्रकार की कौन कौन से, एक तो लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक जस्टिफाई हो गया और एक प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा हमारा सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस में ई होती है। देखिए कंप्यूटर में बार बार इधर करके क्यों देख रहा हूं, ताकि हमें क्वेश्चन आ जाए। देखिए अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट हम सभी को पता है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, संरेखण दे रखा है। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर में दोनों पढ़नी है जरूरी है, कंप्यूटर में पढ़नी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एमएस वर्ड की में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए शॉर्ट कट की बतानी है। स्ट्रोक की स्ट्रोक है, क्या है बताना है, अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए तो क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस अप टू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस अप टू हो जाएगी। क्या क्या एल्ट प्लस अप टू हो जाएगी, शिफ्ट प्लस अप 5 हो जाएगी। एमएस वर्ड में हमें पूछा है अप टू अप टू अप टू अप टू, तो प्यारे साथियों कंट्रोल प्लस अप टू तो क्या करता है, ये कंट्रोल प्लस अप टू तो हमें क्या करता है दोस्तों, प्रिंट क्या कहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, क्या कहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का कार्य करता है, प्रिंट प्रीव्यू का कार्य करता है कंट्रोल प्लस अप टू। और अप टू का कार्य क्या है, रीनेम, रीनेम अप टू, रीनेम अप टू होता है। और अप 6 क्या करता है, अप 6 आप सभी को पता है वेब ब्राउजर पर सर्च करने को हमें देता है, वेब ब्राउजर पर हमें सर्च करने को देता है। यहां पर क्या आ जाएगा, शिफ्ट प्लस अप 5 यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। न तो ए आएगा, न बी आएगा, न डी आएगा, यहां पर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है, आप सभी को पता है न्यूनतम यानी न्यूनतम 10% होता है, अधिकतम 500% होता है और बाय डिफॉल्ट रूप से 100% होता है, बाय डिफॉल्ट रूप से 100% होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सेल में कितना होता है, 400 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गटर किससे संबंधित है, गटर मार्जिन है, गटर मार्जिन किससे संबंधित है ये हमें बताना है। एक तो हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक गटर मार्जिन होता है। और गटर मार्जिन किसके लिए होता है प्यारे विद्यार्थियों, गटर मार्जिन होता है बाइंडिंग के लिए। हम कॉपी क्या करवा के लाते हैं, बाइंडिंग करवा के लाते हैं ना, वो होता है गटर मार्जिन, जो इस तरफ छोड़ा जाता है, पेज में जगह छोड़ी जाती है, गटर मार्जिन उसे कहते हैं। गटर किससे संबंधित है, तो पेज साइज से, इक्वेशन से, मार्जिन से, तो गटर मार्जिन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 की स्ट्रोक यानी कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस अप 5, शिफ्ट प्लस अप 5 तो किससे संबंधित है, शिफ्ट प्लस अप 5 तो अभी हम पढ़ कर आए हैं दोस्तों, वापिस उसी स्थान पर जाने के लिए जो हम पहले करके आए। तो मेल मर्ज किया या बुक मार्क किया, वाटर मार्क किया या फुट नोट किया है, तो ये किसकी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी दोस्तों किसकी, ये आ जाएगी हमारी बुक मार्क की या मेल मर्ज की या फिर वाटर मार्क। तो ये हो जाएगी हमारी दोस्तों बुक मार्क की, किसकी हो जाएगी, बुक मार्क की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, एमएस एक्सेल में वर्कशीट में कुल पंक्तियों की संख्या पूछा है, तो 10,48,000 कहां पर दे रखा है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10,48,576, 10,48,576 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और मेरे को कैसे याद है, क्योंकि मेरे 10वीं में रोल नंबर थे, क्या थे, 10,48,576। लीजिए दोस्तों, कक्षा 10th के रोल नंबर ही यहां पर क्या है मेरे, कुल पंक्तियों की संख्या वर्कशीट में। फिर देखिए एक्सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई हेडर, फुटर, रो, सेल, सबसे छोटी इकाई क्या होगी यहाँ पर, सेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेल। और सेल किन से मिलकर बनी होती है, रो और कॉलम से बनकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, कंप्यूटर आसान लग रहा है ना आज तो। एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किस से शुरू होता है, इज इक्वल टू के साइन से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, एमएस एक्सेल की किस कमांड से वर्कशीट की पिछली सीट पर जाया जाता है, एमएस एक्सेल में किस कमांड से पिछली सीट पर जाया जाएगा, तो कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस यहां पर शिफ्ट प्लस पेज अप आएगा, तो डाउन तो आएगा नहीं, डाउन तो
आएगा नहीं दोस्तों। क्यों नहीं आएगा डाउन? क्योंकि डाउन तो अगली सीट में जाया जाएगा, तो पिछली सीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज जब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? शेषफल। शेषफल के बारे में बता रखा है कि शेषफल ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सी फंक्शन का प्रयोग किया जाएगा? DIV, MOD, INT या FACT, किसका प्रयोग किया जाएगा? तो वो किया जाएगा MOD। किसका? MOD यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोड का प्रयोग किया जाएगा 86 में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक्सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफॉल्ट रूप से किसका पूछा है? टेक्स्ट का पूछा है। टेक्स्ट कहाँ पर होते हैं? लेफ्ट में होते हैं। टेक्स्ट कहाँ पर? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट रूप से। और अगर आपको नंबर पूछे तो नंबर आ जाएंगे राइट में। नंबर कहाँ पर होते हैं? राइट में होते हैं। तो टेक्स्ट पूछा तो लेफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, हमें क्या दे रखा है? एमएस एक्सेल में A1 से सेल A10 तक योग का कुल सूत्र बताइए। सूत्र बताने, इक्वल टू का निशान लगाइए, कट गया। योग बताना है, सम लगा दीजिए, सम हो गया, सम है, सम है, सम है, सम है। फिर ब्रैकेट का निशान लगाइए, फिर A1 से लेकर A1 लगाइए, बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये चिन्ह आ जाएगा, फिर 10 लगा दीजिए, A10 लगा दीजिए। ऐसे कहाँ दिखाई दे रहा है? 2 नहीं आएगा दोस्तों, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लुक अप कार्य करता है, मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। वी लुक अप, बिल्कुल सही है जी, मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढेगा कौन? वी लुक अप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए, पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। सभी में व्यू होते हैं, आप सभी को पता है सभी में व्यू होते हैं दोस्तों। और ये भी पता होगा कहां पर होते हैं, रिव्यू टैब में होते हैं या व्यू टैब में? व्यू टैब में होते हैं। कौन से टैब में? व्यू टैब में होते हैं सभी में, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एमएस एक्सेल हो, चाहे एमएस पावर पॉइंट हो। और नीचे नीचे कौन सी बार होती है, उसमें भी आपको ये व्यू देखने को मिलते हैं दोस्तों। बताइए सबसे नीचे कौन सी बार होती है? जैसे ऊपर ही ऊपर कौन सी बार होती है? टाइटल बार होती है। नीचे नीचे कौन सी बार होती है? टास्क बार होती है या स्टेटस बार होती है? ये कमेंट करके आप बता दीजिए। तो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। देखिए, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, लेकिन आउटलाइन व्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलाता, आगे कौन नहीं चलाता है? तो एस्केप की नहीं चलाती है, एस्केप की नहीं चलाती। स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलाता, कौन नहीं चलाता? एस्केप की नहीं चलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। फिर देखिए, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट रूप से स्लाइड साइज क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट रूप से स्लाइड साइज क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 16:9 हो जाएगा। और ये आपको पता ही है दोस्तों, मॉनिटर की स्क्रीन जो होती है, मॉनिटर की स्क्रीन, उसका भी अनुपात यही होता है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 93, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड लाने के लिए शॉर्टकट की। नई स्लाइड नहीं लानी है। अब अधिकतर बच्चे गलत कर देंगे यहाँ पर। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें नई स्लाइड देखते नौ याद आएगा, अन करके आएंगे, गलत हो जाएगा। हमें नई स्लाइड लानी है तो इसकी शॉर्टकट की होगी प्रेजेंटेशन में, यानी किसमें? प्रेजेंटेशन में। ये हो जाएगा पावर पॉइंट में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अब हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू कमांड। कौन सी प्रीव्यू कमांड है? प्रीव्यू कमांड द्वारा स्लाइड पर की गई को देखा जा सकता है। एडिटिंग को, डिजाइन को, फॉर्मेटिंग को या थीम को। तो प्रिंट कमांड के द्वारा किसको देखा जा सकता है? यहां पर ये देखा जा सकता है फॉर्मेटिंग को। किसको? फॉर्मेटिंग को देखा जा सकता है प्रीव्यू कमांड द्वारा यहां पर। नेक्स्ट ये लीजिए दोस्तों, ये आ गया हमारा किसका क्वेश्चन? इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन हिस्ट्री हमने कर ली, इंडियन और कंप्यूटर हमने कर लिया दोस्तों, और अब आ गई आईजी यानी इंडियन जियोग्राफी। देखिए, इससे पहले जो माइनर टेस्ट किए उसमें आपको मैंने बता दिया, राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर कर चुके हैं। तो आज देखिए ये आ गए। इससे पहले एक और माइनर किया था, उसमें पॉलिटी थी, पॉलिटी ज़्यादा थी। तो देखिए हमें क्या बताना है? भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमें बताना है, अक्षांशीय और देशांतरीय बताना है। तो ये होता है ईस्ट, ये होता है ईस्ट, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ, ये होता है। तो देखिए आपको पता है देशांतरीय विस्तार किस में आएगा, देशांतरीय विस्तार किस में आएगा दोस्तों, यहाँ पर ई में आएगा, यानी ईस्ट में आएगा, पूर्व में आएगा, और यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार अन में आएगा। तो देख लीजिए, ये याद हो ना हो, ये तो याद है ना कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो उत्तर यानी नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ दे रखा है, ईस्ट ईस्ट दे रखा है। फिर देखिए एक नंबर हो सकता है, अभी निशान नहीं लगाए, हो सकता है ये अन अस दे दिया, अन अन आना चाहिए था, अन अस दे दिया, अन अन दे रखा है, ई दे रखा है, यानी या तो होगा 1 नंबर या होगा 4 नंबर। अब देख लीजिए आंसर क्या आएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट हमें दे रखा है, और यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट हमें दे रखा है। तो ये बात तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर 30 डिग्री थोड़ी सी सही नहीं लग रही, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ठीक है, और 68 डिग्री 69 दे रखा है क्या, ये 95 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। जो भारतीय समय मानक रेखा 82.5 डिग्री जो गुजरती है, पूर्वी रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। क्या 4 है, 5 है, 7 है या 8 है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में तो प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और ये जो हमारी है ना समय मानक रेखा, ये दोनों मिलती है छत्तीसगढ़ में। पूछा जा सकता है कि भारतीय समय मानक रेखा और प्यारे साथियों ये जो हमारी कौन सी है, कर्क रेखा, कहां पर मिलती है, तो छत्तीसगढ़ में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा हमारा, नीचे नीचे दक्षिणतम जाएंगे, कॉल करेंगे क्या पॉइंट होगा, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। कॉल तो ऊपर है, पॉइंट यहाँ पर नीचे है, पॉइंट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, एक तरफ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें सूची दे रखी है, यानी एग्जामिनर साहब ने हमें यहाँ पर क्या दे दिया, एक तरफ सूची फर्स्ट में खनिज और दूसरी तरफ सूची सेकंड में उत्पाद क्षेत्र दे दी, यानी जोड़ियां तो दे दी लेकिन अलग अलग दे दी, हमें खुद ही जोड़ियां बनानी है। चलिए जोड़ियां बनाते हैं, जोड़ियां बनाने में हम फॉरवर्ड भी हैं, क्या है, फॉरवर्ड भी है। तो देखिए बक्सा सबसे पहले जो आता है वो करिए, सबसे पहले आपको जो आता है वो कीजिए। सबसे पहले आपको क्या आता है जी, सबसे पहले हमें तो सर ये आता है कि काली हांडी बक्सो, बक्सार काली हांडी, यानी डी में 3 नंबर, डी में 3 नंबर आता है हमें, तो डी में 3 नंबर आता है, डी में 3 नंबर आता है, बस एक ही आता है। ये लीजिए दोस्तों, एक ही आता है और एक से ही क्वेश्चन कर दिया हमने, तो ये लीजिए दोस्तों, एक ही आता है और एक से ही क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए बाकी भी हम देख लेते हैं, लीजिए बाकी भी हम मिलान कर देते हैं। तो देखिए बक्सा काला है, हांडी काली हांडी बक्से की समान होगी ना, बॉक्साइड हो गया। फिर देखिए, फिर मैग्नीज गिनेंगे, मैग्नीज बालाघाट, अब्रक कोडरमा, लो एसक होस्पेट आ जाएगा, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज के बारे में उत्पादक राज्यों में हमें बताना है कि उत्पादक राज्यों के उपसमुच्चय का चयन कीजिए, सर्वाधिक वाले हमें बताने। 99 नंबर क्वेश्चन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा या राजस्थान। तो इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीज का हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, महाराष्ट्र और मैग्नीज, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसकी ट्रिक है मम्मा ओके, ओके, ये ट्रिक थी, मम्मा ओके। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, मैग्नीज की ट्रिक है। मम्मा क्या देती है, गन ला कर देती है, बेटा कोई गड़बाद करते हैं ना तो गन ला कर दे दी, तो ले बेटा गन ले ले, मम्मा ने गन ला कर दे दी, यानी मम्मा ओके, ठीक है। नेक्स्ट, लोहे ऐसे के भंडारण में उत्पादन और अग्रणी जिला बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, उड़ीसा,
क्या आ जाएगा, ओडिशा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंझर है, क्योंझर है, क्योंझर भी ओडिशा में है, क्योंझर भी ओडिशा में है। कौन सा, बानाई, बोनाई, बोनाई, बोनाई में भी क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर लोहे एसक के भंडारे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, कांगड़ा, लाहौल और तथा स्पीति आदि घाटियाँ स्थित है। कहाँ पर है कांगड़ा, लाहौल, स्पीति आदि घाटियाँ, तो ये हमारी कहाँ पर हो जाएगी, ये मध्य या लघु हिमालय में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से असुमलित युगम का चयन कीजिए। असुमलित युगम का, तो बनिहाल, दर्रा, जम्मू कश्मीर, नाथुला, सिक्किम, तुज्जू, मणि तुझे मिला था, मणि मिला था तुझे, और अरुण ने तो दिया बुझाया था, दीपू दर्रा, दिया यांग या दर्रा, बोम डिला दर्रा बुझाया था, यानी अरुण ने तो दिया बुझाया था, और तुज्जू यानी मणि तो तुझे मिला था, और हिम पर तो बड़ी छिपकली रहती, हिम पर तो बड़ी छिपकली रहती है, यानी बड़ी से बड़ा लाचा दर्रा, छिपकली यानी छिपकला दर्रा रहती है, यानी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के आ जाएंगे। गलत दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 3, गलत क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। फिर देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी चोटी कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो अनाईमुड़ी कहां पर हो जाएगी, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अवस्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दादा बेटा हो जाएगी, दादा बेटा, दादा पोता कह दो चाहे दादा बेटा कह दो, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। तो अन्नाईमुड़ी चोटी किसकी है, अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार विस्तृत है, कहां पर विस्तृत है दंडकारण्य पठार दोस्तों, क्या ओडिशा, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड में, या फिर हमें दे रखा है झारखंड, मध्य प्रदेश या ओडिशा या छत्तीसगढ़ में। तो दंडकारण्य का पठार कहां पर स्थित है, ये हमारा ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। दंड, दंड किसको मिला, जो उड़ गया था उसको, उड़ गया और छत पे चला गया, उड़कर दूसरी छत पे चला गया, इसलिए उसे दंड दे दिया गया, यानी दंडकारण्य का पठार ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। फिर देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तर से दक्षिण हमें क्या बताने हैं, यहां पर क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम घाट क्या हो जाएगा, सबसे पहले थाल घाट आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, थाल घाट आ जाएगा, फिर भोर घाट आ जाएगा, फिर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, फिर सैन कोटड़ा, सैन कोटड़ा आ जाएगा, सैन कोटड़ा आ जाएगा पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट यानी उत्तर से दक्षिण, थाल घाट, बोर घाट, सैन कोटड़ा, लास्ट में आएगा थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, सैन कोटड़ा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो ताम्रपर्णी नदी, कौन सी नदी, ताम्रपर्णी नदी क्या है, भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार हम कंप्लीट कर लेंगे ये पेपर, और आपको पता ही है, क्या पता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। जी हाँ दोस्तों, लोग टक मेघालय में देखता है, लोग तो टकटकी लगाकर किसको देखते हैं, लोग टकटकी लगाकर तो मणि को ही देखते हैं, मणि को ही देखते हैं। मणिपुर में आएगी लोकटक झील, लोकटक झील कहां पर आएगी, मणिपुर में आएगी, जहां पर तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क भी स्थित है। बेम्बेनाथ झील केरल में है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, भीमताल उत्तराखंड में है। ये सही दे रखे हमें, एक नंबर गलत दे रखा है। सॉरी दोस्तों, एक नंबर हमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, जोग और हुंडुरु जलप्रपात कौन सी नदियों पर स्थित है, जोग, जोग कह दीजिए, गरसोपा कह दीजिए, महात्मा गांधी कह दीजिए, शरावती नदी पर है, शरावती नदी, शरावती नदी, ये हमारे कट जाएंगे ऑप्शन। फिर देखिए, हुंडुरु जलप्रपात, हुंडुरु जलप्रपात तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सी हिमालय अपवा नदी नहीं है, तो हिमालय, भीमा, अमरावती, पेन गंगा नहीं है दोस्तों, पेन गंगा नहीं है, क्योंकि पेन गंगा, वेन गंगा ये तो दामोदर की सहायक नदी है, नहीं गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। देखिए, पेन, वेन, गोद दिया यानी गडो दिया, कहते हैं ना पेन गडो दिया, तो पेन गंगा, वेन गंगा किसकी है, गोदावरी की सहायक नदी है, और ये हिमालय अपवा तंत्र में नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, अपवा नदी है।
नहीं नहीं पूछा दोस्तों, नदी है ये हमें पूछा है, तो ये तो नहीं है, ये तो बात सही है, नहीं है। भीमा भी नहीं है, भीमा भी नहीं है, अमरावती भी नहीं है, तो महानंदा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए अभी हम क्वेश्चन गलत कर देते है, नहीं है, इन पर ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर भी मैंने ये गलती कर दी दोस्तों। ये देखिए नदी है पूछा है, तो महानंदा आ जाएगा यहां पर आंसर, महानंदा आ जाएगा जो है। फिर देखिए 110 नंबर क्वेश्चन, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कौन सा असुमलित है, असुमलित बताना है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है। स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर की, गोदावरी कार्बो एंगलोंग पठार से, और कृष्णा महाबलेश्वर नदी के निकट से होता है। और गोदावरी ये गलत दे दिया हमें, कार्बो एंगलोंग नहीं, कहां से होता है गोदावरी का, त्र्यंबकम की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है, त्र्यंबकम की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमें गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमें गलत दे रखा है। और कार्बो एंगलोंग का पठार कहां पर है दोस्तों, ये पठार गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है ना, वो यहीं पर है, कार्बो एंगलोंग पठार पर, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, 111 नंबर क्वेश्चन, ऑयल, ऑयल द्वारा देश का प्रथम, OIL कंपनी है, उसके द्वारा देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों कहां पर है, ये किया गया हमारा कहां पर है, जोरहट असम में। कहां पर है, जोरहट असम में। ये क्या हुआ जी, जोरहट असम में, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जोरहट असम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए, तब तक मैं प्यारे विद्यार्थियों यहां पर एक काम कर देता हूं छोटा सा, ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। असुमलित युगम की पहचान करो, असुमलित, एक तरफ जल विद्युत परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, देखिए अब आवाज आपको क्लियर साफ सुनाई दे रही होगी। देखिए सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश, उमियाम असम, कोयना केरल, नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश। एक तो सभी को पता है, एक तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, वो तो आप सभी को ही पता होगी, नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश से ही है। उमियाम, उमियाम असम में, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन कोयना, कोयना केरल में नहीं है जी, कोयना केरल में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो कोयना कहां पर है, कोयना जल विद्युत परियोजना कहां पर है, कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, असुमलित युगम का चयन कीजिए। तारापुर महाराष्ट्र, नोरेरा उत्तराखंड, केग्गा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु। तो इसका असुमलित कौन सा हो जाएगा, नरोरा, नरोरा हो जाएगा जो उत्तराखंड में दे रखा है। असुमलित, ये बार बार में क्या हो रहा है, असुमलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, ये लीजिए, निम्नलिखित में असुमलित बताना है। पूर्व का बोस्टन कोयम्बटूर, पूर्व का बोस्टन है कोयम्बटूर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, सही है। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व का बोस्टन कोयम्बटूर, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जो हमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, क्या है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है, ये हमें बताना है। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कर दीजिए, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन, हमें क्या बताना है, एक तरफ से अंतर दे रखे, दूसरी तरफ से योग दे रखा, हमें बताना है सुमलित कौन सा है। तो देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ में ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ ब्रिटेन के सहयोग से, गलत हो जाएगा। बोकरो रूस की सहयोग से, बिल्कुल सही है, बोकरो रूस के सहयोग से, बोकरो झारखंड में है। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, अमेरिका के सहयोग से, गलत हो जाएगा। फिर देखिए राउरकेला उड़ीसा में, जर्मनी में, बिल्कुल सही है, ये सही है। 2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। सुमलित युगम बताना है, 2 नंबर और 4 नंबर आ जाएगा। लीजिए दोस्तों 2 और 4 नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, क्या बताना है हमें, निम्नलिखित में से हमें बताना है, एक तरफ फसल दे रखी है, दूसरी तरफ अग्रणी उत्पादक राज्य दे रखे हैं। असुमलित युगम की पहचान कीजिए। कॉफी कर्नाटक में, गेहूं उत्तर प्रदेश में, कपास गुजरात में, गन्ना तमिलनाडु में। तो यहां पर असुमलित कौन सा दे रखा है, असुमलित हमें दे रखा है गन्ना, तमिलनाडु दे रखा है। उत्तर प्रदेश से आएगा, उत्तर प्रदेश ही आएगा ना, गन्ना उत्तर प्रदेश ही है ना दोस्तों, कमेंट करके बताइए कौन सा है। तो गन्ना यहां पर ये गलत दे रखा है, तमिलनाडु, बाकी सही दे रखे हैं। तो कॉफी कर्नाटक, गेहूं
उत्तर प्रदेश, कपास, गुजरात, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान नहीं है? द्वितीय स्थान नहीं है। गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। चावल में भी दूसरा है, चाय में भी दूसरा है, तो यहां पर आ जाएगा कॉफी। क्या आ जाएगा? कॉफी आ जाएगा, जिसमें दूसरा स्थान है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर देखिए, मानसून निवर्तन की अवधि कौन सी है? मानसून निवर्तन की अवधि कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, अक्टूबर से दिसंबर। और कोरोमंडल तट पर यह वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। तमिलनाडु में बाढ़ भी इसी कारण आती है। तमिलनाडु यानी चेन्नई में बाढ़ भी इसी कारण आती है। यह मानसून कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा, ठीक है ना, अक्टूबर दिसंबर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा को काल वैसाखी के नाम कहलाती? काल वैसाखी तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में तो क्या आ जाएगी? आम्र वर्षा आ जाएगी। कर्नाटक में तो आम्र वर्षा होती है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नीलगिरी अन्नामलाई पालने की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो सालोस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर एकदम सही आंसर। फिर देखिए, रोजवुड, महोगनी, एनी, एम्बोनी प्रमुख वृक्ष कौन सी प्रजाति से संबंधित है? तो ये देखिए, रोजवुड ये हो जाएंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की श्रेणी में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है? वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य बताना है। प्रतिशत के आधार पर जो सबसे ज्यादा वो हमें बताना है। तो कौन सा आ जाएगा यहां पर प्रतिशत के आधार पर मिजोरम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वन रिपोर्ट आपको मैंने करा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर क्लास आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करो। ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जल दिवस 21 मार्च। असुमेलित युग्म बताना है। असुमेलित युग्म बताना है। विश्व जल दिवस 21 मार्च असुमेलित हो जाएगा दोस्तों। और वेब मैम, ये आपको याद ही होगा, वेब मैम यानी डब्लू, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? वेव वाटर, जल, मैम मार्च में, अर्थ अप्रैल में, और यहां पर मार्च में फिर क्या आ जाएगा? बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा। वेब में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस भी मार्च में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिक आपको बता रखी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेब मैम 22 तारीख के लिए, तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मार्च। वेव, वाटर, अर्थ, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी ये हमें बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की क्या थी थीम दोस्तों? तो इसकी थीम थी हमारी ऑप्शन नंबर ए, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा साइलेंट वैली हमारा कहाँ पर है? नीलगिरी जैव निश्चय मंडल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? हाथी परियोजना दे रखी है, बाघ संरक्षण परियोजना दे रखी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दे रखा है, वन्य प्राणी अधिनियम दे रखा है। हमें बताना है कौन सा असंगत है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हाथी परियोजना 1992 बिल्कुल सही है। बाघ संरक्षण परियोजना 73 बिल्कुल सही है। फिर लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1952 नहीं है दोस्तों, गलत दे रखा है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कृषि जलवायु प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश मध्यवर्ती पठार प्रदेश का अंग है? मध्यवर्ती पठार प्रदेश का अंग, मध्यवर्ती, तो मालवा का पठार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मालवा का पठार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? 129 नंबर क्वेश्चन है, असुमेलित बताना है। असुमेलित, एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा में
डिप्टी जेलर में आया था क्वेश्चन। हुंगल दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, हुंगल दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, हुंगल जिसे नाचता हुआ हिरण भी कहते हैं, नाचता हुआ हिरण भी कहते हैं ना, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में है क्या दोस्तों? तो ठीक है, ये भी आ जाएगा। नीली भेड़, नीली भेड़ यहाँ पर नीलगिरी क्षेत्र गलत है। लाल पांडा हिमालय क्षेत्र, ये भी सही है। हुंगल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है? हमें दे रखा है कि MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन ही कथन दे रखे हैं, क्या चार है? तीन ही कथन हमें दे रखे हैं और इन तीनों कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो कर लीजिए दोस्तों विचार। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। यह योजना लागू होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी, गलत हो गया, 7 वर्ष गलत हो गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य MSME उद्यमियों को मशीनरी खरीद हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है, बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर और 3 नंबर सही हो जाएगा। तीन ही कथन हमें दे रखे हैं जिसमें 1 और 3 सही है और 2 नंबर गलत है। जिसमें 2 नंबर दे रखा उसको कट कर दीजिए, 2 नंबर दे रखा उसे कट कर दीजिए, 2 नंबर दे रखा उसे कट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन। फरवरी 2025 में द्वितीय अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अखिल भारतीय जल मंत्री का हमें बताना है। द्वितीय कौन सा संस्करण था? द्वितीय, वो भी अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन कहाँ पर हुआ ये हमें बताना है दोस्तों। तो कहाँ पर होता है? ये होता है उदयपुर में। कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक की समग्र श्रेणी में राजस्थान 56.67 अंकों के स्कोर के साथ देश में 8वें स्थान पर रहा। 8वें स्थान पर रहा है क्या राजस्थान? वो भी 56.67 स्कोर के साथ। तो ये तो बिल्कुल सही है जी, ये तो बिल्कुल सही है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, गलत हो गया। यह 6 आयामों को आधार मानकर जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना है? हमें दे रखा है कि एक तरफ रामसर स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दे रखे हैं। हमें करना है सही सुमेलित की करना है। तो उदवा झील तो झारखंड में है, उदवा झील तो झारखंड में हो जाएगा। यहां पर झारखंड 2 दे रखे हैं। तो देखिए 1 नंबर में 1 आएगा या 4 आएगा? 1 नंबर में 1 आएगा या 4 आएगा? ये लीजिए सभी में दे रखे हैं 1 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर 4 नंबर सभी में हमें दे रखे हैं। फिर देखिए क्या आएगा, फिर हमें क्या दे रखा है? पहले में हमने क्या माना? 1 में या तो ये आएगा या फिर आएगा हमारा 4 नंबर, 1 आएगा या 4 नंबर आएगा। फिर देखिए त्रिथिंगल पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। फिर देखिए सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य भी कहां पर है? तमिलनाडु में, यानी 2-2 यहां पर 2-2। खेचोपलरी वेटलैंड, खेचोपलरी वेटलैंड ये देखिए 4 या 1 4 2-2 देखिए कहां पर है? 1 4 2-2, 1 नहीं 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी खेचोपलरी वेटलैंड झारखंड, उदवा झील झारखंड और तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में और सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में हमारा हो जाएगा। यहां पर ये हमें क्या दे रखी थी? रामसर साइट हमें दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब कितनी और जुड़ गई दोस्तों? 2 और जुड़ गई है रामसर साइट, राजस्थान वाली 2 और जुड़ गई है ना। मैनार जुड़ी है, एक तो मैनार उदयपुर वाली और खिंचन फलोदी वाली, खिंचन फलोदी वाली, ये 2 और जुड़ चुकी है। अब कितनी हो गई? 91 हो गई, 91 ही हो गई ना। और वो कितने हो गए? अब रामसर शहर कितने हो गए? वो हमारे हो गए, पहले कितने थे मोहितम के साथ? 43 थे क्या? अब 44 हो गए, 44वां और जुड़ गया प्यारे साथियों, वो मेरा मराठों वाला जुड़ गया, मराठों का किला वाला जुड़ गया। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें क्या दे रखा है? 134 नंबर क्वेश्चन में हमें कथनों पर विचार करना है। हाल ही में ज्ञानेश कुमार 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, बिल्कुल सही है जी। CEC मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर
राष्ट्रपति द्वारा की गई। फिर देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 1900 नहीं 2029 तक रहेगा। यहाँ पर सारे के सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी सही दे रखे। फिर देखिए हमें क्या बताना है, असंगत युग्म का चयन करना है, किसके बारे में, बीसीसीआई क्रिकेट अवार्ड के बारे में। एक तरफ पुरस्कार दे रखे है, दूसरी तरफ विजेता दे रखा है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर, क्या सही है जी श्रीमान, बिल्कुल सही है। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड रविचंद्र अश्विन, बिल्कुल सही है। लाला अमरनाथ पुरस्कार गलत दे रखा है, सरफराज खान गलत दे रखा है। और पॉली उमरीगर अवार्ड ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, ये भी हमारे सही दे रखा है। तो 3 नंबर आ जाएगा जो हमें असुमलित दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी द्वारा वर्ष 2024 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया दोस्तों, ये प्रदान किया गया स्मृति मंधाना को। किसे, स्मृति मंधाना को किया गया। क्रिकेटर है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन। क्या बताना है हमें, नीचे दिए गए 38वें राष्ट्रीय खेल मंडल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कर लीजिए। खेल फरवरी 2025 में उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित हुए, बिल्कुल सही है जी। इन खेलों में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है जी। राजस्थान नहीं, इन खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण महाराष्ट्र को राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई, गलत हो जाएगा। 3 नंबर गलत है, 1-2 सही है, 1-2 सही है, 3 नंबर गलत है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 क्या गया, 138 आ गया। अब हमें क्या करना है, 138 में कथनों पर विचार करना है। C-20 क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो C-20 इसरो द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित एक क्रायोजेनिक इंजन है, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। यह गगनयान का हिस्सा है और जो लॉन्च व्हीकल LVM-3 के ऊपरी चरण के द्वारा ऊर्जा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। महेंद्रगिरी तमिलनाडु से C-20 इंजन का वैक्यूम परिस्थितियों में मल्टी अल्टीमेट इग्नाइट के साथ एगिक्सन ट्रायल पूर्ण किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी सारे के सारे सही दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया गया। एरो इंडिया का आयोजन कहां पर किया गया था। तो कहां पर किया गया, बेंगलुरु में किया गया था। कहां पर, बेंगलुरु में किया गया, ऑप्शन नंबर बी एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया और हमें क्या बताना है, इडम्स और फ्रेजेज हमें बताना है, मुहावरे और लोकोक्तियां। यानी एक क्लोज सेव, यानी आप सेव करते हो, क्लोज यानी एकदम सेव करते हो, तो बाई चांस कट लग जाए तो प्यारे साथियों आप बाल बाल ही बचते हो ना, बाल बाल ही बचते हो। यानी एक क्लोज सेव, जब आप सेव करते हो, सेविंग करते हो, जब आप सेविंग करते हो तो प्यारे विद्यार्थियों आप बाल बाल ही बच जाते हो ना कटने के लिए, इरेजर ना लग जाए तो बच जाते हो ना। तो ए नैरो स्केप आ जाएगा, नैरो यानी बाल बाल बचना। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर देखिए यहां पर क्या दे रखा है, हमें यहां पर बताना है व्हाट डज द फ्रेजेज ऑल अंगोंग मीन, इसका मंदान है तो रेस्टलेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेस्टलेस हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए टू टेक द बुल बाई हॉर्न्स, यानी बुल बाई हॉर्न्स, हॉर्न यानी सींग, सींग, बुल यानी टेक माने लेना, यानी बुल, आप बुल को आमंत्रित करे, आजा आ बेल मुझे मार, वो वाली बात है, आ बेल मुझे मार। यानी टू डील ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम ब्रेवरली, यहां पर ये आ जाएगा। देखिए आ बेल मुझे मार वाली बात हो गई, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्या है 143 नंबर, 143 है ए फेयर क्रेक ऑफ द विप, ए फेयर क्रेक ऑफ द विप। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा नोट टू बी बीसेड। क्या आ जाएगा, बीसेड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर 3 आ जाएगा राइट आंसर। और प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर खुद भी कर सकते हो आप इंग्लिश, तो मेरी तो थोड़ी वीक है, आपकी तो स्ट्रांग है ना, तो आप खुद भी कर सकते हो। यहां पर मैं आंसर बता रहा हूं, आपको सही बता रहा हूं। ए टेल ऑर्डर, ए टेल ऑर्डर, टेल ऑर्डर, टेल ऑर्डर की बात हो रही है, यानी डिफिकल्ट की बात हो रही है। ए टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म, ये टेल ऑर्डर ये आ जाएगा बिल्कुल। आज तो ये पता नहीं ये सर्कल बार बार क्यों बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए द कोस्ट
पेरियल्स बिफोर ए स्वाइन। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा हमारा टू ऑफर समवन ए थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट, या फिर आएगा टू स्पेंड रिस्कली ऑन ए अनलेस फ्लो, या टू इंडुलीज फ्रूटलेस। तो इसका ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर देखिए 146 नंबर क्वेश्चन, द सेंटेंस में और मे नॉट हैव एन एरर। एरर बताना है जी, एरर बताना है। चलिए एरर बता देते हैं। एन ओल्ड मैन हैज बीन स्टिंग ऑन द बेंच सिंस 2 hours। यहाँ पर क्या गलत दे रखा है, क्या एरर दे रखा है, तो बेंच सिंस 2 hours हमें गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है जी, ये गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए, आई नो दैट सी इज मैरिड विद ए डॉटर। विद ए डॉटर, विद ए डॉटर क्या गलत है जी, विद ए डॉटर, विद ए डॉटर गलत है, यही तो गलत है, विद ए डॉटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर जो हमें एरर दे रखा है। फिर देखिए नाइदर, नाइदर और वाला आ गया क्या, नाइदर ऑफ द बॉयज वेहर प्रेजेंट व्हेन आई रीच्ड देयर, व्हेन आई रीच्ड देयर। तो यहाँ पर क्या एरर दे रखा है हमें, यहाँ पर एरर हमें दे रखा है प्यारे साथियों, यहाँ पर वर्ब की, तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर प्रेजेंट व्हेन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट रचित इज द स्मार्टेस्ट, यानी डिग्री का एक क्वेश्चन, तो डिग्री का आगे डिग्री है, ये आर्टिकल दे रखा है। तो देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स रचित इज द स्मार्टेस्ट, क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, फ्रॉम ऑल द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रॉम ऑल द आ जाएगा। यहाँ पर एरर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और अंतिम क्वेश्चन माइनर टेस्ट 6 नंबर का, द पुलिस हैव बीन क्या इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस फॉर 2 months, फॉर 2 months, फॉर 2 months। तो इन्वेस्टिगेट इनटू द दे रखा है, इनटू द दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एरर हो जाएगा दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों 150 के 150 क्वेश्चन हमने कर लिए। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जहां से आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम क्या है, तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए, नाम क्या है हमारा टेलीग्राम का, ऑनलाइन स्टडी। जी हाँ दोस्तों, यही नाम है जो चैनल का नाम है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को प्यारे विद्यार्थियों लाइक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्लास को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और प्यारा सा क्या कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी है। और इसी प्रकार क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन दबाना जरूरी है, ताकि आप पटवार एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सको। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे ये आप कर सको। और आज हमारा 13वां मॉडल पेपर या 13वां टेस्ट पेपर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, या कहिए माइनर टेस्ट 6 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी माइनर कितने कर चुके हैं कलाम कोचिंग क्लासेज के, 5, 2 मेजर कर चुके हैं, एक हम फाइनल टेस्ट कर चुके हैं ना, एक फाइनल टेस्ट कर चुके हैं। कितने हो गए, 5, 2, 7 और 1, 8 है, 8 ये हो गए। और 5 हमने किसके कर लिए, CCI कोचिंग के हमने कर रखे हैं, 5 हमने CCI कोचिंग के हमने कर रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।